प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। अहले पाकिस्तान को हमारी तरफ से ईद मुबारक, और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में जो है वो ईद पुरअमन मनाई गई है, और कोयटा और बलूचिस्तान वाले जो ईद के दिन वाक़यात हुए उससे आप लोगों की जानें और माल महफूज रहें, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का अलमिया है जो हमने देखा ईद के मौके पे कि लोग नमाज़ें पढ़ने गए हैं और वहाँ पे जो है कभी नमाजियों पे फायरिंग हो रही है, कभी सुसाइड बॉम्बर जो है वो गलियों में भागता फिर रहा है। ये पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है। ये किसका बीज काटा हुआ है, कौन से इस पे एलिमेंट्स है, ये डिबेट तो बहुत लंबी है, इस पर बहुत से फैक्टर्स आ सकते हैं डिस्कशन के अंदर। लेकिन आज का जो इशू है वो भी इसी से कुछ जुड़ा इशू है, बहुत अहम इशू है। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई पावर में तो ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इससे पहले जरदारी साहब जो है पर्सनली मैं उनका मौक़िफ़ जानता हूँ, इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छा करने की वो बातें करते थे। उनका ये कहना था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पॉवर्टी है और टेररिज्म है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लगा ये था कि नवाज शरीफ साहब ने जब इलेक्ट होते साथ ही कहा कि वो मनमोहन सिंह को जो है बुलाएंगे या खुद चले जाएंगे, इस तरह की बात सामने आई, तो लगा कि उनका बहुत ज़्यादा झुकाव है इस वक्त के पाकिस्तान इंडिया का पीस प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जो उन्होंने छोड़ा था वाजपेयी साहब के साथ। लेकिन अभी पिछले दिनों लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग के वाक़यात हुए और पता चला इंडियन फ़ौजी जो थे उनकी हलाकत के वाक़यात सामने आए। उसके बाद ब्लेम गेम स्टार्ट हुई, पाकिस्तान पे ब्लेम लगा। पाकिस्तान का जो इंडिया के अंदर हाई कमीशन है उसके बाहर जो है वो कांग्रेस के यंगस्टर्स ने जो है वो मुबैना तौर पर अटैक कर दिया और पुलिस ने आके बचाया। पार्लियामेंट में हंगामा हो गया लोकसभा के उनके ऊपर। सलमान खुर्शीद साहब ने कोई स्टेटमेंट दे दी जो थोड़ी सी मॉडरेट स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के हवाले से, और उससे बढ़कर जो पिछले 2 दिन में वाक़यात हुए कि जो फ्रेंडशिप बस चल रही है दोस्ती की जो आ रही थी दिल्ली से इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी, उसको रोका प्रोटेस्टर्स ने, और जो यहाँ से पाकिस्तान से जा रही थी उसको भी रोका प्रोटेस्टर्स ने इंडिया के अंदर। तो ये वाक़या जो है ये इंडिया के आने वाले इलेक्शन से इनका कुछ ताना बाना जुड़ा हुआ है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पे, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग हैं वो ऑब्वियसली नॉन पॉलिटिकल हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा है, विटनेस किया और लिखा है उसके ऊपर। मैं यहाँ से अगर तारुफ करना शुरू करूँ, समी इब्राहिम साहब हैं, आपको बहुत वार्म वेलकम आज इस प्रोग्राम में। हमारे साथ सलमान गनी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रोज़नामा दुनिया के, आपको बहुत वार्म वेलकम। हमारे इरशाद आरिफ साहब हैं, बहुत सीनियर तजिया निकार हैं, आपका ताल्लुक जंग ग्रुप से, बहुत वार्म वेलकम इरशाद साहब। हमें ज़फ़र हलाली साहब जो हैं वो ज्वाइन करें, आप साबिक़ सफारतकार हैं कराची से और ऑब्वियसली आपकी बड़ी गहरी नज़र है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। दिलीप तिवारी साहब उनको बहुत वार्म वेलकम करते हैं हिंदुस्तान से, आप सहाफ़ी हैं, ZTV इंडिया आपका इदारा जिससे आप वाबस्ता हैं, बहुत वार्म वेलकम आपको भी। अगर मैं ज़फ़र हलाली साहब से शुरू कर लूँ बात को। ज़फ़र हलाली साहब, आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है सफारतकारी का इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात में, आपके नज़दीक ये एक नॉर्मल सी बात है कि LOC में इस तरह का वाक़या हुआ और जो दोस्ती बस है उसको रोका गया, पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर यंगस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, या आप समझते हैं कि ये ख़ास एक टेंशन माउंट हो रही है इलेक्शंस को लेके, या किसी भी वजह से इसका ताल्लुक LOC के वाक़े से है? जी देखिए, बात असल ये है कि झड़प होना लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कोई 137 इंसिडेंट्स हुए हैं जनवरी से, हिंदुस्तान कहता है कोई 57 वायलेशंस हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। साथ साथ जैसे आपको पता है इस वाक़या के पहले, ये 5 इंडियन सिपाहियों की हलाकत के पहले 4 पाकिस्तानियों को भी अबडक्ट किया गया था, और मैंने सुना है कि अब उनकी लाशें वापस की हैं और उन्होंने कहा है कि ये वेल आर्म टेररिस्ट थे, और पता चला कि जी एक के पास 12 बोर का एक गन था। कहने की बात सिर्फ ये है कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर तो ये इतना अनयूजुअल नहीं है। मगर मैं जानना ये चाहूँगा कि ये जो हिंदुस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं ये किधर मारे गए? क्या ये 5 मील हिंदुस्तान के अंदर मारे गए हैं कि 200 गज के बॉर्डर के करीब मारे गए हैं? अगर 5 मील, जैसे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने एक वक्त कहा था 4-5 दिन पहले कि ये 5 मील अंदर मारे गए, तो वाकई अगर 5 मील अंदर मारे गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान का फौज 5 मील अंदर चले जाए अनडिटेक्टेड, अननोन टू एनी बॉडी। और अगर LOC में मारे गए ज़फ़र साहब, अगर LOC के आसपास मारे गए, जी अगर NOC के आसपास मारे गए तो ये हो सकता है झड़प में मारे जाते हैं। जैसे ये 4 लोग को अबडक्ट किया गया था, वो भी NOC के नज़दीक थे, उनको भी ले गया था। मगर मेरे ख्याल में तो दिस शुड हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन इंक्वायरी एंड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, और मेरे ख्याल में ये पता चल जाता दोनों साइड को कंक्लूसिवली हु वाज रिस्पॉन्सिबल एंड हु वाज नॉट।
मगर ये जो रिएक्शन जो हुआ है, दिस इज कंप्लीटली कंट्राइव्ड, ये टोटली अरेंज रिएक्शन है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि एक हिस्सा है हिंदुस्तान में, एक ग्रुप है जो समझता है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर कभी पहले नहीं हुआ है, दहशतगर्दी का शिकार है, डिसयूनिटी का शिकार है, बैड गवर्नेंस का शिकार है, इनक्रेडिबली बैड प्लानिंग का शिकार है। और अब अगर उनको और प्रेशर में लाया जाए तो क्या पता, शायद हिंदुस्तान का जो एक ज़माने में इन लोग ख़ास तौर सोचते थे कि पाकिस्तान को अनडू करना उनका सबसे बड़ा एम्बिशन था, शायद वो अचीव कर ले। ये और कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। और अफसोस की मेरी बात यह है कि एक मुल्क हिंदुस्तान, जिधर देयर इज़ नो ग्रेटर कंट्री फॉर मेल नरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड, इतने किधर भी नहीं है जो मेल नरिश्ड हैं। 50% ऑफ हिंदुस्तान, 500 मिलियन पीपल के हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स नहीं है और उनको ये प्राइवेट फंक्शन बाहर करना पड़ता है। और हम लोग कुछ बेहतर नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हमारे पास इतनी सब चीज़ है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम, मेरे ख्याल में इन एजुकेशन हमारा परफॉर्मेंस इवन वर्स है। मगर इन दो मुल्कों को जब अपने आप को बचाना चाहिए एक्सट्रीमिज्म से और बैड शैल आई से मैलड्रॉइट एक्शन से, ये तो ऐसे टूट पड़ते हैं, ये हिंदुस्तान ऐसा टूट पड़ा है पाकिस्तान पे, जैसे लोग समझते थे कि अभी एस्केलेट होके तो इट कैन गेट मच वर्स देन ओनली नेम कॉलिंग और एक्यूजेशंस। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं जफर साहब मेरे साथ ही हैं, आप दिलीप तिवारी साहब, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। जफर अली साहब हमारे साबिक फॉरेन अफेयर्स के को डील करते रहे, आप किस हद तक एग्री करेंगे जफर लाली साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिगार्डलेस ऑफ एलओसी पे भी क्या हुआ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आप इससे भी एग्री करते हैं? और दूसरा जो रिएक्शन है, आप इससे एग्री करते हैं जफर साहब से कि वो कहते हैं कि ये अरेंज रिएक्शन है और डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के तनाजुर में, या आप एग्री नहीं करेंगे? जी देखिए, मैं यहाँ पर एक बात जरूर साफ करना चाहूंगा कि डिसअपॉइंटिंग दोनों तरफ से है, न केवल अगर आप इसको इस लिहाज से देखें कि एक लंबे अरसे बाद ये उम्मीद जगी थी कि हमारी जो बातचीत है वो एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। और जाहिर है कि जब सीमा पर अगर आप एलओसी की बात करें तो इस तरह की जब वारदातें होती हैं तो इसका पॉलिटिकल रिएक्शन भारत में भी और पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। लेकिन चिंता की बात यह है, हम जो सहाफी हैं, हम पत्रकार हैं, पाकिस्तान आने का मौका हमको मिलता है, आप लोगों को भी हिंदुस्तान आने का मौका मिलता है। हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम एक रास्ता तो ऐसा निकलना चाहिए जिससे दोनों मुल्कों की जो आम आदमी है, आम जनता है, उसका भला होना चाहिए। क्योंकि आप इस तलखी के बीच में डेवलपमेंट की कहीं कोई बात करते नहीं है। इस तलखी के बीच में जब संसद में, चाहे भारत की संसद हो या आपकी सेनेट हो, वहां पर जो बातचीत होती है वो इसी तरह के तनाव के माहौल में अगर होती है तो हम बहुत पीछे लौट जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि कई ऐसी वारदातें हैं जिनको जमीन पर जब आप हकीकत में देखते हैं तो वो आपके रिश्ते में एक तरह से आप देखें कि वो जहर भरने वाली होती हैं। तो ऐसे हालात में मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता हो या पाकिस्तान की आवाम हो, सबकी ये एक तरह से मंशा है, एक तरह से कोशिश है कि हम दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते इतने खराब नहीं होने चाहिए कि हम बात पर लड़ाई। लेकिन दिलीप साहब, मेरा आपसे एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो लोग चाहेंगे जानना है पाकिस्तान में, कि एक तो मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान, क्योंकि हर चीज प्रेस के जरिए पहुंचती है और तो कोई मीडियम नहीं होता, हिंदुस्तान का प्रेस जो है उसने क्या एलओसी के इस वाक़े को या इंडियन सोल्जर्स की जो हलाकत का वाक़या है, जो उनकी डेथ हुई या उनकी जो किलिंग हुई, उस वाक़े को इस तरह प्रेजेंट किया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस हिंदुस्तान के अंदर घुस गई, उन्होंने आके हिंदुस्तान के सोल्जर्स को जो है वो मर्डर कर दिया, या इस वाक़े को किस तरीके से, पहले तो ये बताइए प्रेस में किस तरह पेश किया? क्योंकि अगर ये अवाम, आपकी अवाम सड़कों पे निकली है तो ऑब्वियसली प्रेस से प्रोवोक होकर ही बाहर निकली है ना, किसी ने इनको इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया जो है वो तो प्रेस ही होता है। तो आपके प्रेस ने किस तरह पेंट किया इस वाक़े को? देखिए कामरान, शायद आपका मीडिया हो या हमारा मीडिया हो, उस मीडिया का काम है अपनी आवाम को उस वाक़ये की जानकारी देना जो सीमा पर एलओसी पर हुई है। जाहिर है इसका सोर्स जो आप कहते हैं, सोर्स जो है वो मीडिया बनता है। लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की आती है तो इस तरह की जब भी वारदात होगी वो एक तरह से आप उसको देखें कि उसमें दोनों मुल्कों के बीच में जो भावनाएं हैं वो जाहिर है कि तनाव बहुत ज्यादा पैदा करती हैं। और इस वाकये में ये बात बिल्कुल सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से न केवल एलओसी में वायोलेशन हुआ,
बल्कि भारतीय सैनिकों की जो शहादत है या हत्या है, अगर आप उसको कहें, हमारे यहाँ उसको शहादत कहेंगे जी जी। और आप कहेंगे कार्रवाई हुई है, तो हमारे यहाँ जो संसद में इसी बात को लेकर हंगामा था कि जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये इस तरह से खंजर क्यों हो पा जाता है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। तो जाहिर है इस बात को अगर आप दूसरे नजरिए से देखना चाहेंगे या आवाम दूसरे नजरिए से देखना चाहे, लेकिन हमारे जो अच्छा मीडिया में ये बताइए दिलीप साहब, ये इस तरह की पाकिस्तान झड़पें आप तो खुद विटनेस हो गए, इस तरह की झड़पों की तो एक हिस्ट्री है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान के फौजी भी शहीद होते हैं, उसमें आपके साइड पे भी जो है कैजुअलिटीज होती है। तो कहने का मतलब है अब की दफा जो सबसे अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है वो ये कि यंगस्टर्स ने जैसे अटैक कर दिया पाकिस्तान के हाई कमीशन में दिल्ली पे, जैसे कि जो दोस्ती की बस थी उसको रोक दिया लोगों ने। अच्छा मुझे इसमें बताइए, एक तो आपके ख्याल में ये एक नेचुरल अमल है, इसकी कोई प्रेसिडेंट भी मिलता है पहले, या ये एक यूनिक एलिमेंट है जिसको जफर हलाली साहब एक अरेंज्ड रिएक्शन कह रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये मेन स्ट्रीम रिएक्शन यही है, जो ये लोग ये काम कर रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती की बसों को रोक रहे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर, ये हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम रिएक्शन है या ये कुछ एलिमेंट्स का रिएक्शन है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, मैं मेन स्ट्रीम का रिएक्शन इसको नहीं मानता हूं। मेन स्ट्रीम का रिएक्शन ये है कि जब भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उसी बस पर सवार होकर पाकिस्तान पहुंचे थे और उनका इस्तकबाल हुआ था, ये मेन स्ट्रीम रिएक्शन था जब भारत के प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं। और दूसरी बात, इस रिएक्शन की अगर आप बात करें तो हाल के दिनों में आप चाहे वो संसद पर अटैक का मामला हो, 26/11 मुंबई पर जो हमले का मामला हो, उसके बाद और भी ऐसी तमाम मुश्किलें हैं जिनसे पाकिस्तान और भारत की जो वार्ता है या बातचीत है वो आगे बढ़ी है, उसके बावजूद आगे बढ़ी है और भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कई नुमाइंदे आपस में बातचीत करते हैं। और आपके तब के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ अगर चुनाव से पहले ही सही वो इबादत करने आते हैं और उनको भी पूरी तवज्जो दी जाती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। तो आप इसको इस नजरिए से भी देखें कि तमाम तनाव के बावजूद भी बातचीत आगे बढ़ती है। राइट। अच्छा दिलीप तिवारी साहब मेरे साथ रहेगा, सुलेमान गनी साहब कुछ आपने सवाल पूछना है उनसे इसी हवाले से, जी क्वेश्चन आपके ज़हन में? जी मेरे ज़हन में क्वेश्चन है। अभी कामरान साहब ने भी मीडिया से मुतल्लिक सवाल किया था। दिलीप साहब मुझे ये बताएं कि 3-4 जो बड़े वाकयात हुए हैं, हिंदुस्तान के मीडिया के पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी और ख़ास तौर पे आपकी एजेंसीज ने आपको बताया था या आपकी हुकूमत ने आपको कोई क्लू दिया था कि आपके मीडिया ने पाकिस्तान पर गोले दागने शुरू कर दिए? ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए जनाब, अगर सहाफियों की बात करें तो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस जो होते हैं वो आप भी जाहिर नहीं करेंगे और हम भी जाहिर नहीं करेंगे। और ये कहा जाता है कि सहाफियों के पास जो है तमाम तरीके के अपने सोर्स होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठे सहाफी हो चाहे पाकिस्तान में बैठे सहाफी हो। आपकी हुकूमत में भी, आपके मुल्क में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो शायद आप तक पहुंचती हैं और उसका आप शायद सोर्स ना बताना चाहें, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना एक अगर आप कहें कि एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हम दोनों मुल्कों के बीच में जो सहाफी हैं उनकी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि जो वाकया हुआ है उसमें इतना ज्यादा हम उसको बढ़ा चढ़ाकर ना पेश करें कि बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। जाहिर है तनाव होता है, दोनों मुल्कों के बीच में तनाव की बातें होती हैं। ठीक है जी। और एक और सुलेमान गनी साहब पूछेंगे आपसे, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आपकी एजेंसी के एक जिम्मेदार ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि जो हिंदुस्तान में होने वाले 2 बड़े वाकयात थे उसमें खुद हिंदुस्तानी हुकूमत और एजेंसी ही मुलव्वस थी। इसमें आप बतौर मीडिया मैन आपका क्या मौकफ है? ये स्टेटमेंट सामने आई है वैसे जो जी, इस पे क्या कमेंट करेंगे दिलीप साहब? देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस बयान पर ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई तवज्जो दी है, ना ही उनकी एजेंसी ने इस बात पर तवज्जो दी है। और उस शख्स ने भी जिसके हवाले से ये बयान छापा गया था उसने भी कहा कि मेरे हवाले से जो बयान छापा गया है वो बेबुनियाद है, मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं किया है। जाहिर है इसमें आप अगर कोई खबर देखना चाहते हैं तो आपका अधिकार है और हमारे यहाँ जो लोग इसमें खबर देखना चाहते हैं तो उनका भी अधिकार है कि उसको वो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, लेकिन जिस शख्स के हवाले से आपका पॉइंट आ गया जी, शख्स ने इसको इनकार कर दिया। ठीक। जफर हलाली साहब आपने कोई सवाल पूछना है दिलीप तिवारी साहब से, तो फिर मैं उनसे फिर आखिरी सवाल पूछूंगा। नहीं, मेरे ख्याल में दिलीप साहब बैलेंस्ड अप्रोच देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। मगर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जिधर पाकिस्तान का मामला आता है और कश्मीर का मामला आता है, दिलीप साहब को मानना पड़ेगा कि इंडियन प्रेस में एक काइंड ऑफ अनरिटन एग्रीमेंट है
कि जो भी हो कश्मीर में और जितना भी हिंदुस्तान गलत काम किया करे और जितना भी रिप्रेशन हो और जितना भी वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, उसको हमने प्रोजेक्ट नहीं करना है, उसको हमने सिंसियरली इन्वेस्टिगेट नहीं करना है और ट्रूथफुली इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, और ना हमारे कमेंट्स ऐसे होंगे उस वाक़यात पे कि वो दिखाएं कि वी डिसअप्रूव ऑफ इट। ये एक उनका सेल्फ डिसिप्लिन ये इन्होंने कहा है, हमारे पास ये नहीं है, हम जो चाहते हैं कह देते हैं। दिलीप साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जफर साहब की बात पे? देखिए, जाहिर है मैं आप मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं चाहूंगा कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये ऐसा मुझे करने का हक भी है और हम चाहेंगे कि इसमें हमारे मतभेद अगर बने रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती के और भी बहुत मुद्दे जिसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश ये करता हूँ कि जब एक नई हुकूमत पाकिस्तान में आई है, एक हुकूमत हिंदुस्तान में जो अपने चुनाव के नजदीक आती जा रही है, तो हम कोशिश यही करें कि यूएन जनरल असेंबली के दौरान अगर भारत के प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं तो चलिए, बहुत दर्द एक दूसरे को हमने दिए होंगे, लेकिन कहीं तो कोई ऐसा रास्ता बनेगा जनाब जब हम भूलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दिलीप साहब, आपके तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मशवरा दे दिया अपने प्राइम मिनिस्टर को कि मुलाकात ही ना करें नवाज शरीफ साहब से। उस मशवरे की क्या हैसियत होगी आपके ख्याल में? ये दबाव संसद के भीतर में है। हम लगातार संसद में इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ये बात चाहती हैं कि वो मुलाकात न करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस सवाल पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। और आप मनमोहन सिंह की बात करते हैं अगर, तो मनमोहन सिंह सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े पैरोकार हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने के। लेकिन दिलीप साहब, आखिरी सवाल, लेकिन ये बात भी तो कहीं परसेप्शन है ना कि जब इलेक्शन इंडिया का सर पे खड़ा है और इलेक्शन के अंदर जो है वो एक तरह से शायद पाकिस्तान के, मैं लफ्ज बड़ा मॉडरेशन से यूज करूंगा, एंटी पाकिस्तान यूज तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर जो थीम सेट होती है इंडिया में वो ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है टू शो टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इसी पे आपके जो मेन, आपके नहीं मतलब कांग्रेस के जो मेन राइवल हैं बीजेपी वाले, वो भी प्ले आउट करते हैं, जिनके अभी गुजरात के जो वजीर आला है वो जो बनने उनके मोदी साहब, जिनका एक्सपेक्टेड है कि वही कैंडिडेट होंगे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरशिप के स्लॉट के लिए, तो उनके तनाजुर में उनका मैनिफेस्टो जो पाकिस्तान के हवाले से है और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इसके ऊपर भी आपके ख्याल में इलेक्शन की जंग लड़ी जाएगी आइंदा पाकिस्तान इंडिया पीस के तनाजुर में? बिल्कुल, देखिए मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और कामरान साहब याद दिलाना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के तरफ से प्राइम मिनिस्टर थे। एनडीए के अगर आप नेता के तौर पर उनको देखें तो सबसे ज्यादा अगर आप कहें कि आगे बढ़ने की जो कोशिश थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से थी। पहले भी बातचीत होती रही है, मुलाकात होती रही है। तो अगर आप चुनाव के नजरिए से देखें तो आपके यहाँ भी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस तरह के मुद्दे बनाएंगी। जाहिर है चुनाव में आप हर तरह का मसला इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे में चुनाव के बाद जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो जब प्रधानमंत्री होते हैं तो वो युद्ध की बातें नहीं लेकिन दिलीप साहब, थोड़ा सा टू बी फेयर टू द वाजपेयी साहब पे किसी मैन स्लॉटर का या मैसेकर का इल्जाम तो कम से कम नहीं लगा, तो मोदी साहब को हम रिलेट नहीं कर सकते उनके साथ। मतलब वाजपेयी साहब का तो एक स्टैच्यू है ना, उनको तो हम रिलेट नहीं कर सकते जो बीजेपी की इस वक्त की क्यादत है। वुड यू एग्री और नॉट? देखिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भी उसी पार्टी के कैंपेन लीडर बना दिए गए हैं जिसके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये उनके विरोधी एक्सेप्ट ना करें, आप एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उनकी पार्टी एक्सेप्ट करती है। बहुत शुक्रिया दिलीप तिवारी साहब। वी होप के पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, ग्राउंड के ऊपर बेहतर हो। व्यूज ब्रेक में वापस आएंगे, इरशाद अहमद आरिफ साहब और समी इब्राहिम साहब से पर्टिकुलरली गुफ्तगू में को शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। मैं बहुत वार्म वेलकम। इरशाद आरिफ साहब, आप साइड डिस्कशन सुन रहे थे। अगर हम लोकल डायनामिक्स की पाकिस्तान की बात करें, वो फौरन तो जो बात हो रही थी हुई, आपको लगता है कि ये मैसेज है किसी की तरफ से किसी को, मतलब नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जो एक विजन है पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात की तरफ, उसको किस हद तक डैमेज किया है इसने इस सारे एपिसोड में? ये दो चीज़ें हैं समझने की। पहली बात तो ये है कि ये अरेंज्ड है अगर या पब्लिक सेंटिमेंट नहीं, जो एलओसी का वाकया हुआ, पहले तो इस पे आ जाए। मैं पहले अच्छा, उस पे आता हूँ कि जो रिएक्शन आया वो अरेंज्ड है या पब्लिक सेंटिमेंट है। दोनों सूरतों में ये बात तो वाज़ेह होती है कि अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं इंडियन जी, वो बिल्कुल यही हैं, पाकिस्तान दुश्मनी या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इसीलिए अरेंज करना पड़ा, तो भी उसकी वजह यही हो सकती है, अगर ख़ुद ब खुद लोग आ गए तो भी यही वजह हो सकती है। ये जो एलओसी के वाक़यात हैं, ये देखिए ना, पाकिस्तान तो अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई पंगा ले सके।
इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, पाकिस्तानी फ़ौज फंसी हुई है। कोई बल्कि पिछले 10 साल से 11 साल से पाकिस्तान की फ़ौज की भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात नॉर्मल रहें। अब अगर इंडियन फ़ौज ये कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मैसेज मियां नवाज शरीफ साहब को, हमारी हुकूमत को ये दिया जा रहा है कि अगर तो आपने हमारी शराइत पे अमन कायम करना है, हमारी शराइत पे मुज़ाकरात करने हैं, हमारी शराइत पे आना है तो फिर तो ठीक है। इंडियन फ़ौज अपने लोगों को तो नहीं मार सकते, अपने फ़ौजियों को नहीं। अब देखिए एजेंसीज जो होती हैं, फ़ौज नहीं मार रही, कोई ना कोई एलिमेंट है। पाकिस्तान तो इस पोजीशन में क्या है कि पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल उस वक्त पैदा करे। आप एग्री करते हैं कि ये भी हो सकता है कि इंडिया वाले जो इंडिया की फ़ौज जो है वो खुद ही अपने लोगों को इस काम के लिए यूज़ कर रही हो? देखिए, जब मुंबई हमला हुआ ना तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन बाद में ये पता चला कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उन्होंने ये कार्रवाई की। तो ये बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है कि कुछ ऐसे लोग, जब दोनों ममालिक के दरमियान अब मज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने इसको प्ले किया, क्योंकि जो डोमेस्टिक उनके जो फैक्टर्स हैं इस वक्त वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने की विदाउट एविडेंस हम इतनी बड़ी बात किस तरह कह सकते हैं कि इंडिया की फ़ौज ने ही अपने लोगों को मार के ये मसला क्रिएट किया? नहीं, मैं नहीं समझता कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो इस हवाले से हमें तो राय कायम करनी चाहिए। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो मैसेज है ना, जैसे आपने इरशाद आरिफ साहब से कहा, मैसेज बेसिकली ये है कि लगता ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जैसे मनमोहन सिंह हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये ताल्लुकात को बेहतर बना के कोई मीनिंगफुल एग्जिट चाहते हैं जो सूरत हाल है, और कुछ ताकतें जो इसको खराब करना चाहती हैं वो एक्टिव हो गई हैं। और अब इस वक्त सूरत हाल ये कहाँ पर किस तरफ एक्टिव हुई है? पाकिस्तान की तरफ या उस तरफ? नहीं, वो दोनों तरफ हो सकती है। दोनों तरफ, ये आप बात कर रहे हैं, दोनों तरफ है। वो पाकिस्तान के अंदर भी है और वो इंडिया के अंदर भी है। जी सलमान साहब, देखें कामरान साहब, अभी जो शाहिद आरिफ साहब ने बात की है ना कि जी रिएक्शन जो है वो मैनेज, मैं समझता हूँ कि ये वाकई सारा मैनेज है। बात ये कि ये क्यों हुआ, और ये उनकी 3 दफ़ा तीसरा मौक़िफ़ आया है सलमान खुर्शीद साहब का। अब उनका लेटेस्ट मौक़िफ़ पता क्या है कि जी अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने नहीं किया है और दहशतगर्दों ने किया है तो फिर भी पाकिस्तान ज़िम्मेदार है। बात यह है कि ये तवज्जो हटाने की कोशिश है जो हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सॉफ्ट है, वो तो पहले दिन से बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 21वीं सदी है, ये मुज़ाकरात की सदी है कि मुज़ाकरात के साथ हमने 154 मरतबा मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे इनके साथ, 154 मरतबा, लेकिन बामकसद मुज़ाकरात क्यों नहीं होते? किनका तर्ज अमल है, किनकी ज़िद्द और रहमदर्मी है, इस हवाले से दो आरा नहीं। और देखें इंटरनेशनल एजेंडा अब इस खित्ते में यही है कि अब बैठ के मुज़ाकरात करने होंगे। मैं मुज़ाकरात के हामी हूँ, लेकिन ये बामकसद होना चाहिए और संजीदा इशूज़ पे होना चाहिए। ये ठुमके और झुमकों के और ये सकाफत और तिजारत पे ये मुज़ाकरात होंगे, फिर ये अमन की आशा दफन हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अमन की आशा चलाई जाती है ना, ये एक वाक़या उसे दफन कर देता है। कितनी आपने चला के देख ली अमन की आशा। उन्होंने आप पे, ये इंडियन मीडिया जो भी बात कर रहे थे, बात ये सारे तोप के गोले क्यों दागे जाते हैं कि वहां पर उस नफरत को कैश करवाया जाना है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं हुई। पाकिस्तान के सियासतदान आज भी यही बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात बामकसद होने चाहिए। शाह साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के मुतालिक, ये पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नाराज करता होगा जो कि मैटर करते हैं लोग? इसमें कोई शक नहीं। 99 में भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये शुरू किया था अमन का सफ़र, तो यहाँ मुखालफत हुई थी, और उस मुखालफत की एक जेन्युइन वजह है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मेन जो 2-3 इश्यूज़ हैं, वो अगर उन पर बातचीत, बामकसद बातचीत नहीं होती तो बाकी ये जो लिप सर्विस है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक छोटा सा, ये तो बड़ा वाक़या हुआ ना मुंबई वाला और पार्लियामेंट, छोटा सा वाक़या भी हो तो ये सारा कुछ मलियामेट हो जाता है। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को भी सोच समझ कर कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो बयान उन्होंने फ़ौरन इलेक्शन के बाद दिया कि जी मैं मनमोहन सिंह को बुलाना चाहता हूँ, वो मैं कोई हिकमत पर मबनी नहीं था। लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता कि ये वाक़या पाकिस्तान की किसी एजेंसी की तरफ से, किसी नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से अरेंज किया गया हो। ये अरेंज हुआ है तो इंडिया की तरफ से हुआ है, और उसके 2 मकासद हैं। एक तो ये है कि ये मैसेज देना कि मियाँ साहब अगर करना है तो हमारी शायद पे होगा, नंबर 1। दूसरा जो एक मैसेज है वो बड़ा ख़तरनाक है कि कहीं ये मियां नवाज शरीफ साहब को और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी सिक्योरिटी उनको लड़ाना भी मकसद हो सकता है। ये तासुर दिया जाए कि आपके यहाँ ये सारे लोग कर रहे हैं। ये बड़ी साहब, इरशाद आरिफ साहब ने 2 बातें कही हैं, आप किसी से एग्री करते हैं या आपका अपने एनालिसिस है इसके ऊपर? जी जफर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी, इरशाद आरिफ साहब जी 2 बातें की हैं जी, आपने अगर सुन आवाज पहुंची हो आप? मैं ऑनेस्टली मैं बिलीव ये करता हूँ कि एक
काफ़ी पावरफुल बॉडी ऑफ ओपिनियन, एक काफ़ी पावरफुल बॉडी ऑफ ओपिनियन दिल्ली में है जो समझती है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त बात करना रियली कोई ख़ास अहमियत नहीं देना चाहिए। क्यों? कि हमें उनको नहीं पता कि क्या पाकिस्तान सर्वाइव करेगा ये जो टेररिस्ट ऑनस्लॉट है, क्या पाकिस्तान विल बी एबल टू इमर्ज फ्रॉम दिस इंटैक्ट। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ों को अब पुश बैक करें, वो अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट के साथ वो इतना आगे चले जाए और वो गवर्नमेंट फिर फेल हो जाए या वो गवर्नमेंट सक्सीड ना कर पाए कि अपने मुल्क को इकट्ठा रखना। तो मेरा ख्याल में दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर जब हमारा अपना इंटरनल पोजीशन इतना वीक है कि हिंदुस्तान कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स और मीनिंगफुल टॉक्स हमारे से करेगा। तो दिस इज आई थिंक साहब लेकिन हिंदुस्तान और जी कंप्लीट कर लें जी नहीं मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि हिंदुस्तान से जब हम बात, मैंने हिंदुस्तान के जितने विजिट्स भी हैं उसमें तो ये कंसर्न नजर आया हिंदुस्तान की तरफ से कि उनके नज़दीक पाकिस्तान अगर फेल होता है खुदा न खास्ता तो वो सबसे बड़ा तो इशू उनके लिए होगा कि अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता टेररिस्ट टेक ओवर कर लेते हैं या पाकिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है तो वो उनके नज़दीक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा, क्योंकि एक स्टेबल पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट द नेबरहुड रादर देन एक इस तरह का पाकिस्तान जो कि लूज हो जाए, अपनी ग्रिप छोड़ जाए। तो उनको किस तरह सूट करता है पाकिस्तान? आप खुद सोचिए कि अगर वाकई वो ये बिलीव करते तो इस वक्त वो हर चीज़ करते कि हमारी फ़ौज का जो कंसंट्रेशन है वो वॉर ऑन टेरर पे हो और नहीं कि हमारा कंसंट्रेशन डिवाइडेड हो बिटवीन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड द फाइट इन द वेस्टर्न बॉर्डर। अब अगर वाकई वो पाकिस्तान के वेल विशर्स थे और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान शुड ओवरकम दिस टेररिस्ट चैलेंज, तो मेरे ख्याल में वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते लाइन ऑफ कंट्रोल में कि हमारे 2,50,000 3 लाख फौज जो इस वक्त उधर बैठी हुई है उनको हम एम्प्लॉय कर सकते ऑन दैट फ्रंट विच इज़ एन एक्टिव फ्रंट। मगर ये नहीं हो रहा है, हम दोनों तरफ से वी आर बीइंग टाइड डाउन। और फिर आप देखें अब रिपोर्ट्स है कि उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन बलूचिस्तान, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज आर आर्मिंग द TTP। तो ये अगर ये सच है, और मेरे ख्याल में कुछ ज़रूर देयर मस्ट बी सम ट्रूथ इन दिस, इसलिए कि कुछ एविडेंस भी मिला है ऑफ इंडियन आर्म्स कमिंग अक्रॉस द बॉर्डर, तो मैं नहीं समझता कि जो आपने वो कहा है, जो हिंदुस्तान कह रहे हैं इस वक्त के पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेंथ हिंदुस्तान के फेवर में है, मैं नहीं समझता दैट इज जेन्युइन स्टैंड। राइट। समी इब्राहिम साहब एग्री करेंगे? अभी तो बड़ा एनालिसिस कर दिया जफर लाली साहब ने। ये मैं बहुत सारी हमें यानी हम ये कहें कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए? हमें हिंदुस्तान ने तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही है। आपको ये जो सारा मामला है इससे निकलने के लिए आपको मुज़ाकरात ही करना होंगे। उनकी अप्रोच यह है कि मसला गुफ्तगू से हल किया जाए, अपने नेबर्स के साथ ताल्लुक अच्छे रखे जाएं। मुझे आप ये बात बताएं, वैसे तो ये जो सारे मियां साहब पर तनकीद करते हैं कि आप इंडिया के साथ मुज़ाकरात ना करें, वो जो टेररिस्ट तंजीमें जिनको अभी हलाली साहब कह रहे हैं इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ कह रहे हैं जी आप मुज़ाकरात करें, तालिबान के साथ आप मुज़ाकरात करें, जो डायरेक्टली पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। कोयटा में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, आज कहां पर बम फेंका गया। हमें बेसिकली जो लोग पाकिस्तान के अंदर वो तंजीमें, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और इंडिया के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए क्योंकि मामला का हल ही ये तो एक असम्पशन है ना कि हम कह रहे हैं कि जी LOC में जो लोग उनके मारे गए हैं वो उन्होंने खुद मारे हैं। ये तो अब उनको किस तरह ये प्रूफ किया जाएगा कि उन्होंने खुद मारे हैं? नहीं, ये तो ज्यादा बड़ा इल्जाम तो हम पे आएगा ना ऑब्वियसली। LOC का एक वाकया है, ये इसी वाकये से आगे वाकया निकला नहीं, लेकिन हमें अगर इंडिया में वहां पर कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की एक पावरफुल लॉबी इसको एक्सप्लॉइट कर रही है, तो वी शुड नॉट बिकम होस्टेज ऑफ दिस इंसिडेंट। हमें आगे की तरफ चलना है, हमें इस मसले का हल निकालना है। वो क्या, हम जब उनके मुंबई अटैक हुआ तब भी मैं हिंदुस्तान वालों खुद क्या किया, आप आगे चले उससे, क्योंकि हम भी खतर से आगे गए थे। अब उनका ये वाकया हुआ, अब ये मशवरा उनको दे उससे आगे चले, तो वो पूछेंगे भाई कहाँ चले। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, पहली तो बात है मियाँ साहब पर यह एतराज़ नहीं है किसी का भी कि वो मुज़ाकरात ना करें। ये जो बैकडोर
बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसकी बुनियाद इस बात पे है कि जी जो मेन इश्यूज़ हैं उन पर फ़िलहाल मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे इश्यूज़ से तिजारत, सकाफ़त, ये चीज़ें काम शुरू कर दें और फिर वो होगा। इसकी मुखालफत होती है कि ये आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा और आपका कोई फायदा नहीं है। नंबर 1 आपको इस अप्रोच मेथोडोलॉजी से आपको वो है। हाँ, जो जिनको भी मुखालिफ हैं वो इस बात के मुखालिफ हैं। कश्मीर पर मुज़ाकरा से कोई भी इनकार नहीं करता, पानी के मसले पर मुज़ाकरा से कोई भी इनकार नहीं करता। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के खिलाफ है। बिल्कुल नंबर 1। दूसरा ये जो वाक़या है, ये वाक़या हुआ है, सबसे पहले जो वाक़या हुआ वो जो ज़िबा किए गए लोग, जो इंडिया ने कहा कि हमारे जो फौजी थे ज़िबा किए गए। अब ये पाकिस्तानी फ़ौज का ना ये तरीक़ाकार है, ना कभी ऐसा हुआ है, ना कोई पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो गोली तो चला सकता है। ये कैसे हो सकता है गिरफ़्तार करके उनको ज़िबा करे सर? वो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई साजिश है जिसमें उनके अपने ही लोग। नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की बात की तो आपसे पूछते हैं, जो वाजपेयी साहब के साथ उनका था सारा जी वो बुलाया, आपके ख्याल में वो अप्रोच ठीक थी? नहीं, वो अप्रोच इसलिए ठीक नहीं थी कि आप मुज़ाकरात किए बगैर, मेन इशूज़ तय किए बगैर इस तरह की चीज़ करेंगे, अवाम को आप कंफ्यूज करेंगे, फ़ौज को आप कंफ्यूज करेंगे, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आप कंफ्यूज करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि वो यहाँ आए, यहाँ ये तासुर हुआ कि वाजपेयी साहब ने इंडिया की जो अप्रोच थी पाकिस्तान के बारे में उसकी नफ़ी कर दी। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने कौन सा पाकिस्तान, कौन सा ऐलान लाहौर उन्होंने जाते, इसलिए कि इंडिया की जो मेन स्ट्रीम अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ इश्यूज जो मेन इश्यूज हैं उन पर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे छोटी सी बात कर लें। बात ये है कि जिस नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है ना कि वो इंडिया के हवाले से बहुत सॉफ्ट है, वो हिंदुस्तानी ये जानते हैं कि ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने हिंदुस्तानी एटमी धमाकों के जवाब में इंटरनेशनल प्रेशर लेने के बावजूद धमाके किए। और दूसरी बात, मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ है कि इंडियन जर्नलिस्ट डॉक्टर वेदक आए थे, मैं और वो दोनों मिले नवाज शरीफ साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, और वो कह रहे थे कि जी वहां पर उनके लिए मोहब्बत का बड़ा इजहार हो रहा है, इंडियन सारी लीडरशिप मरी जा रही है उनके। तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब आप जाएं वहां जाकर ये बात करें कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ बात करनी है तो संजीदा इश्यूज पे बात होंगे। बात यह कि ये जो सकाफत, तिजारत, झुमके ठुमके ये नहीं चलने जब तक आप कश्मीर और मशरूत नहीं करेंगे इश्यूज के साथ, ये आगे मामला चलने वाला कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको खुश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं, मैं तो उसमें पार्टी नहीं हूँ देखा जाए तो। आप ये जो आपने जितनी बातें बताई मियां साहब को, नहीं हम ये देख रहे हैं ना, ये अमन की आशा के नाम पर यही चलाना चाह रहे हैं, ये सुना रहे हैं, ये पता नहीं किसको बता रहे हैं, समझा रहे है बहू के लिए। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे, कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान के एक सहाफ़ी होकर वापस आए अभी रिसेंटली, अगर वो आ जाएं टेलीफोन लाइन पे तो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि सेंटीमेंट जो है क्या ये मेन स्ट्रीम सेंटीमेंट है या ये कुछ लोगों का सेंटीमेंट है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हिंदुस्तान से विजिट करके आए हैं रिसेंटली। रज़ा रूमी साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, अगर आप कबूल करना चाहें तो। और उससे आगे ये कि ये जो वाक़यात हुए इंडिया वाले, यानी कि जो दोस्ती बस को रोक दिया गया, LOC का वाक़या, आप क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जब फिरे होंगे, लोगों से मिले होंगे, तो आम लोगों का सेंटीमेंट वही है जो हमें नजर आ रहा है सड़क के ऊपर LOC के वाक़े को लेके इंडियंस का? नहीं, मेरे ख्याल से बात यह है कि आम लोगों और रियासत का जो रिएक्शन है उसमें फर्क जो करना जरूरी है, क्योंकि आम लोगों में तो इतना जाहिर बात है, उनको जो मीडिया प्रोपेगेंडा इंडिया का वो करता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। लेकिन ये है कि जो रियासत के लेवल के ऊपर बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन हो रहा है और मीडिया जो है उसमें फुल किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान को एक दोबारा से वो उसी तरह बदनामी की तरफ धकेल रहे हैं। अगरचे कि मेरे ख्याल से जो वहाँ पे मुंतखब हुकूमत है उसकी कोशिश तो ये रही शुरू में कि वो मैनेज करे सूरत हाल को, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक इंतहाई कमजोर हुकूमत है मनमोहन सिंह की, और वो अगर चाहें भी तो वो अपने लोगों को और मीडिया को ये नहीं बावर करा सक रहे कि भाई आपको ये भी देखना चाहिए कि LOC के ऊपर इंडियन सोल्जर्स के की हलाकत से पहले पाकिस्तानी साइड पर भी इंडियन फौजी जो है उन्होंने दखल अंदाजी की और चंद वहां से आजाद जम्मू कश्मीर से चंद लोगों को उन्होंने जो है मारा भी। उस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं हो रहा और वन साइडेड चीज हो रही है, तो सारी बात उसका। तो रज़ा साहब एक बात बताइए कि आम पाकिस्तानी जो ट्रेवल, अब क्योंकि वाकया इस तरह का हुआ कि इंडिया से बस जो आ रही थी इधर उसको भी रोका गया,
तशद्दुद करने की कोशिश की गई, यहाँ से जो बस गई उस पर भी हुआ। तो जो आम पाकिस्तानी अब जाना चाह रहे हैं इंडिया, आपके ख्याल में उनकी लाइफ इस वक्त इनसिक्योर है, या आप समझते हैं कि नहीं ये कुछ बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं और आम पाकिस्तानी जैसे आप हैं, मैं या दूसरे लोग हैं, वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं हिंदुस्तान में? जी, आई थिंक मेरे ख्याल से इतनी सूरत हाल अभी संगीन नहीं हुई कि आम पाकिस्तानी खतरे में हों। और वो जो बस भी रोकी गई थी, वो चंद भी लोग थे, उन्होंने कुछ देर के लिए रोका, फिर वो बस आगे निकल गई, जो रिपोर्ट्स आई हैं, इतलात आई हैं। लेकिन अगर हालात इस तरह बनते रहे, अगर दोनों तरफ से तनाव रहा और टेंशन बिल्डअप होती रही, तो फिर तो यकीनन मुश्किल हो जाएगा और फिर तो दोबारा से जो है बंद हो जाएगा वीजा भी का प्रोसेस भी और आना जाना भी। तो ये असल में देखिए मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म मौजूद नहीं थे। लीडरशिप जो है वो बहुत जरूरी होती है। फिर जब पीएम वापस आए तो उन्होंने हालात का जायजा लिया, फॉरेन ऑफिस ने एक बयान भी जारी किया जिससे कि कुछ मसला शायद थोड़ा सा बेहतर हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है। उधर भी मनमोहन सिंह जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अभी उनकी हुकूमत का आखिरी साल है, वो इलेक्शन पे जा रहे हैं। यकीनन इंडिया की जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि टेररिज्म का इशू बनाएं, पाकिस्तान का इशू बनाएं और वोट लें उसकी बुनियाद पर। और इतना हमारे यहाँ नई हुकूमत है जो कि अभी संभल ही नहीं पा रही, क्योंकि जब से ये हुकूमत पावर में आई है दहशतगर्दी के पै दर पै अटैक्स हो रहे हैं। आपके बिल में है कि इस वक्त तक कोई 80-85 अटैक्स हो चुके हैं जब से पीएमएलएन की हुकूमत ने चार्ज संभाला है। और वो उनको दाखिली सूरत हाल पर कंट्रोल नहीं हुआ तो खारजी में क्या ही होगा। तो इस वक्त मसला दोनों तरफ जो है वो ये हुआ है कि जो वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए और फिलफौर जंगबंदी का ऐलान और सीज फायर होना चाहिए, जैसे कि 2003 से चल रहा है। रज़ा रूमी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ मौजूद है। ज़फ़र हलाली साहब, आप बताइएगा कि ये सिचुएशन डिफ्यूज किस तरह हो सकती है? क्या मनमोहन सिंह के मिलने से यूएन के इजलास में डिफ्यूज हो सकती है, और अगर वो ना मिले तो क्या ये वर्स हो सकती है? व्हाट विल बी योर टेक, व्हाट इज योर टेक ऑन इट फ्यूचर? कामरान साहब, बात असल ये है कि मैं देख नहीं सकता कि हिंदुस्तान का क्या इंसेंटिव है कि पाकिस्तान से इस वक्त रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करें। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने वाकई कहा है कि पॉलिटिकली ये पॉपुलर मूव नहीं होगा। हॉकिश स्टैंड हिंदुस्तान में इलेक्शन के पहले, दैट इज़ बेटर। दूसरी बात यह है कि वो वाकई समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इज़ कमिंग अपार्ट, वो समझते हैं कि हम वी आर रियली अपना प्रोपेगेंडा बिलीव करते हैं टू सम एक्सटेंट कि पाकिस्तान कैन नॉट कंट्रोल व्हाट्स हैपनिंग विद इन द कंट्री। तो क्यों इस वक्त हम जाके उनके साथ कोई समझौता करें जो चांसेस आ कि वो समझौता पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। तीसरा, देखिए जो इश्यूज हैं कश्मीर में, उनको क्या चाहिए? उनको जितना टेरिटरी उनको चाहिए था वो उनके पास है। वाटर इश्यूज में दे आर द अपर राइपेरियन, वो जो मर्जी कर सकते हैं इन कॉन्सोनेंस विद द इंडस वाटर्स ट्रीटी। तो एक ही वजह हो सकता है कि वो समझे कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारी दोस्ती हो तो फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और चीज़ें इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेहतर हो सकता है। मगर ये जो पॉलिटिशियंस हैं हिंदुस्तान के और कुछ हद तक हमारे भी, कि ये लॉन्ग टर्म क्या देखते हैं, ये तो एक शॉर्ट टर्म देखते हैं, नैरो टर्म देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आपने एनालिसिस कर दिया। ये इरशाद साहब एग्री करेंगे कि इंडिया के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान क्योंकि वीक पोजीशन पे है तो उसके साथ सुलह करे बराबरी के लेवल पे जाके? नहीं, देखिए इस हद तक तो ठीक है कि इंसेंटिव का अगर देखा जाए, लेकिन अगर इंडिया इस इलाके की बड़ी कुव्वत के तौर पर, बड़ी इकॉनमी के तौर पर अगर आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उसकी मजबूरी है पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट करना, क्योंकि उसके बगैर ना तो उसकी इंटरनेशनल पोजीशन बेहतर हो सकती है। मिली हुई है, अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात हैं, उसको क्या जरूरत है पाकिस्तान? देखिए, अगर खित्ते में अमन नहीं है, सूरत हाल टेंशन रहती है। देखिए, पाकिस्तान ये नहीं होगा कि हमेशा इसकी फौज जो है वो वेस्ट। आपने कहा कि जी सूरत हाल डिफ्यूज कैसे हो सकती है? सूरत हाल डिफ्यूज वही कर सकते हैं जिन्होंने सूरत हाल पैदा किया है। और नंबर 2, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 100% मुज़ाकरात की हामी है, लेकिन खित्ते में सूरत हाल तभी बेहतर होगी जब बामकसद मुज़ाकरात होंगे और इश्यूज के साथ मुंसलिक होंगे। जी सभी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुज़ाकरात होने चाहिए, और जो लोग ये समझते हैं ना कि अगर हमने ट्रेड पर पहले एग्रीमेंट कर लिया तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। ट्रेड पर अगर आप एग्रीमेंट करेंगे, ट्रेड होगी, अगर बिजनेसमैन जो है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी बनेगा तो फिर इस खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से इंडिया में भी एक पॉजिटिव अप्रोच आ सकती है। इसलिए मुज़ाकरात ही इस मसले का वाहिद हल है। बहुत शुक्रिया जनाब आप तमाम लोगों का, ज़फ़र हलाली साहब का, रज़ा रूमी साहब का भी और दिलीप तिवारी साहब का भी।
व्यूज़ आज के प्रोग्राम था। अमन की आशाएं चलाती रहनी चाहिए और जलाते रहना चाहिए उनको, लेकिन अमन जो है वो सिर्फ आशा से या ख्वाहिश से तो आता नहीं, उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं दोनों साइड्स पे। और जहाँ पे बराबर ना हो मामलात, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मामलात और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में सिचुएशन अगर ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान से वीक ग्राउंड पे है और हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे है, तब भी आई थिंक जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि रीजन के वाइडर इंटरेस्ट में बड़ा ज़रूरी है एक स्टेबल हिंदुस्तान और स्टेबल पाकिस्तान, और स्टेबल पाकिस्तान शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे खत्ते के लिए, ख्वाह वो हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान। आज का प्रोग्राम था। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।